फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम विकारी में तीसरा भेद क्रिया। क्लियर। इससे पहले हमने विकारी में संज्ञा पढ़ लिया है, सर्वनाम पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे क्रिया। क्लियर। और क्रिया के बाद पढ़ेंगे हम विशेषण। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, शब्द रचना में हम पढ़ रहे थे विकारी। क्लियर। तो प्रयोग एवं रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला पढ़ा हमने विकारी और दूसरा अविकारी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, विकारी के अपने आप में चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर। तो आज पढ़ेंगे हम विकारी का तीसरा भेद जो है क्रिया। क्लियर। इससे पहले हम विकारी के दो भेद पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने ये भेद नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इनको पढ़ सकता है। क्लियर। तो आज का पहला पॉइंट है आपके पास क्रिया। क्लियर। तो क्रिया किसे कहा जाता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्लियर। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। ध्यान रखना है, आपने बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। बिना धातु की कोई क्रिया नहीं होती है। क्लियर। तो आपके लिए जैसे एग्जाम्पल है, तो आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्लियर। और आपने ध्यान रखना है कि क्रिया किसे कहा जाता है? मैंने कहा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्लियर। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अर्थात बिना धातु की कोई क्रिया नहीं होती है। क्लियर। क्रिया में आपके लिए जो एग्जाम्पल बनेंगे, लिखना, पढ़ना, आगे समझना, खेलना, कूदना। क्लियर। तो ये अपने आप में क्या है? क्रिया। और मैंने कहा क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो बिना धातु की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे मैंने कहा पढ़ना, तो पढ़ने का जो मूल धातु क्रिया होगी वो होगी पठ। क्या होगी? पठ। जैसे मैंने कहा लिखना, तो लिखने का जो मूल धातु क्रिया होगी वो होगी लिख। आगे सुनना। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये है आपके लिए क्रिया और ये अपने आप में वो है धातु। क्लियर। तो जैसे मैंने कहा पढ़ना है, तो पढ़ने का जो मूल धातु बनेगा वो बनेगा पठ। आगे सुनना। जैसे है लिखना, तो लिखने का होगा लिख। अगला स्टूडेंट जैसे दौड़ना, तो दौड़ने का जो धातु बनेगा वो बनेगा दौड़। क्लियर। जैसे जाना है, तो जाने का जो मूल रूप से जो धातु होगा वो होगा जा। क्लियर। नेक्स्ट अगला है हंसना, हंसने का जो मूल धातु रूप बनेगा वो बनेगा हंस। खेलना, खेलने का बनेगा खेल। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और दिमाग में रखना कि बिना धातु की कोई क्रिया नहीं होती है। क्लियर। इसीलिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ध्यान रखना है जो क्रिया है ये तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। क्लियर। जो क्रिया है अपने आप में ये मुख्यतः कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तीन प्रकार के शब्दों से। पहला धातु से, दूसरा संज्ञा से और तीसरा विशेषण से। क्लियर। पहला फैक्ट है आपके लिए धातु से। धातु मैंने कहा ना कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो धातु है खा, तो खा से खाना। जैसे धातु है पी, तो पी से पीना। जैसे धातु है खेल, तो खेल से खेलना। क्लियर। तो ये हो गया धातु से। अगला दूसरा आपके पास संज्ञा से। तो संज्ञा से कैसे? जैसे हाथ है, तो हाथ से हो जाएगा हथियाना। लात, लात से हो जाएगा लतियाना। बात, बात से हो जाएगा बतियाना। क्लियर। तो ये संज्ञा से क्या हो रहा है? क्रिया बन रहा है। क्लियर। अगला है आपके पास विशेषण। क्लियर। तो जैसे है शर्म, तो शर्म से हो जाएगा शर्माना। जैसे है लोभ, लोभ से हो जाएगा लुभाना। और अगला है झूठ, झूठ से हो जाएगा झुठलाना। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है जो शर्म है, लोभ है, झूठ है, ये अपने आप में कैसी संज्ञा है? तो आपने ध्यान रखना है यह जो शब्द है अपने आप में ये है भाववाचक संज्ञा। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है क्रिया अपने आप में तीन प्रकार के शब्दों से बनती है: धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। क्लियर। मोस्ट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट क्रिया में क्रिया का विभाजन। क्लियर। तो क्रिया के विभाजन में हमने पढ़ना है
कि क्रिया को रचना एवं बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्लियर। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास, रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्लियर। पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। क्लियर। और सकर्मक क्रिया के भी अपने आप में दो भेद होते हैं, पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। क्लियर। तो ये है आपके पास दूसरा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर। दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और जो पांचवा भेद है वो है सामान्य क्रिया। क्लियर। तो एक एक करके फैक्ट के अनुसार चलेंगे और उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी क्रिया की उसमें हम डिटेल से सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जो क्रिया के विभाजन में पहला भेद पढ़ना हमने वो पढ़ना है रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो मैंने कहा इसके दो भेद हैं, पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। क्लियर फ्रेंड्स। इसमें पहला भेद है उसका अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है राम पढ़ता है। तो आपने ध्यान रखना राम हो गया आपके लिए कर्ता, पढ़ता हो गई आपके लिए क्रिया, लेकिन आपके लिए यहां पे कर्म तो आया नहीं। तो आपने ध्यान रखना है जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो दूसरा फैक्ट आपने ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। मैंने कहा राम पढ़ता है, तो पढ़ कौन रहा है, राम पढ़ रहा है। आगे सुनना, तो क्रिया का इफेक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है कर्ता पर, और इसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है, कहा जाता है अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास सकर्मक क्रिया। अब देखो उसमें आया सकर्मक क्रिया यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। इसमें क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट होगा, अकर्मक क्रिया का ठीक विपरीत होगा, इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर। क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे मैंने लिखा राम पत्र लिखता है। क्लियर। तो राम जो शब्द होगा ये होगा कर्ता, पत्र जो होगा ये होगा कर्म, और जो लिखता हो जाएगा ये हो जाएगा आपके लिए क्रिया। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है सकर्मक क्रिया में पहला पॉइंट इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्रिया का इफेक्ट कर्म पर पड़ता है। ध्यान रखना, उसमें अकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा कि क्रिया का इफेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, यहां क्रिया का इफेक्ट कर्म पर पड़ेगा। और मैंने कहा कि सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तो देखो कर्म आ गया आपके लिए पत्र, आया ना। क्लियर। और यहां पे राम जो होगा कर्ता होगा, पत्र जो होगा कर्म होगा, लिखता जो होगा वो क्या होगा, क्रिया होगा। अब देखो क्रिया का जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। और उस स्टूडेंट्स आपने सकर्मक क्रिया में 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट कि ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सकर्मक क्रिया के भी अपने आप में 2 भेद होते हैं। पहला है आपके पास अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपके पास द्विकर्मक क्रिया। तो पहला पॉइंट है आपके लिए अकर्मक, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी क्रिया जिसमें एक कर्म की प्रधानता पाई गई हो उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया
ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म की प्रधानता पाई गई हो उसे क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? तो जैसे अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, मैंने कहा राम पत्र लिखता है। क्लियर? तो राम पत्र लिखता है, तो एक कर्म हो रहा है कि वो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे आपने ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिखा राम पत्र लिखता है। क्लियर? तो इसमें जो कर्म है वो है पत्र, तो ओनली इसमें एक कर्म की प्रधानता पाई गई है, ओनली क्या है? पत्र है। क्लियर? लेकिन अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स द्विकर्मक क्रिया। तो मैंने कहा द्विकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जिसमें दो कर्म की प्रधानता पाई गई हो। तो आपके लिए जैसे एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें दो कर्म की प्रधानता पाई जा रही है। कैसे? राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो पहला आ गया कर्म रावण को, और दूसरा किससे मारा? बाण से मारा, तो दूसरा कर्म आ गया बाण से। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर? इसमें एक कर्मक में एक कर्म की प्रधानता और द्विकर्मक में दो कर्म की प्रधानता। क्लियर? तो ये अपने अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स क्रिया में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्लियर? पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेरणा। क्लियर? तो प्रेरणा का जो अर्थ होता है स्वयं कर्ता उस कार्य को न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। क्लियर? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? जैसे मैंने कहा मैंने शिवम से पत्र लिखवाया। क्लियर? तो मैंने वो कार्य स्वयं नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया। क्लियर? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स संयुक्त क्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाओं का क्या हो रहा होगा? बोध हो रहा होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है संयुक्त क्रिया का, वह पढ़ चुका, तो वह पढ़ चुका, पढ़ जो होगा पहली क्रिया होगी, चुका जो होगा वो उसकी दूसरी क्रिया होगी। क्लियर? वह खा चुका, खा पहली क्रिया, चुका दूसरी क्रिया। क्लियर? तो ये होगी आपके लिए संयुक्त क्रिया। पॉइंट है स्टूडेंट्स नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे कहा जाता है? वह क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया संज्ञा से, तो जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। क्लियर? नेक्स्ट जैसे विशेषण से शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, झूठ से झुठलाना। क्लियर? तो ये अपने आप में कैसी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला है पूर्वकालिक क्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है पूर्व, यानी कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले एक अन्य क्रिया हो चुकी हो, उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने कि पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मुख्य क्रिया से पहले कोई एक अन्य क्रिया पहले हो चुकी हो, उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके लिए वह नहाकर पूजा करता है। तो जो मुख्य क्रिया है वो है पूजा करता है। क्लियर? और इससे पहले जो एक क्रिया आई है वो है नहाकर। क्लियर? तो ये अपने आप में कौन सी क्रिया कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स प्रयोग के आधार पर जो क्रिया का अंतिम भेद है वो है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें ओनली एक क्रिया की प्रधानता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्लियर? जैसे आपके लिए एग्जाम्पल है वह आए, तो ओनली एक क्रिया हो रही है वह आए। वह नहाया, तो केवल एक क्रिया हो रही है कि वह नहाया। क्लियर? तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स क्रिया से संबंधित जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन पर गहन अध्ययन करना, और क्रिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्रिया को एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे, और क्रिया से रिलेटेड जो भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में।